सचल बोन के अंदर हमने तीन तरीके से डिवाइड किया सचल बोन को। सबसे पहले एक रीजन ऑफ बोन, रीजन्स ऑफ बोन, और बोन के अंदर हमने तीन रीजन्स कवर किए थे, कौन कौन से, एपिफाइसिस, फिर डायफाइसिस और इसके अलावा मेटाफाइसिस। सही, ये तीन रीजन हमने कवर किए। ये वाला पार्ट हमारा हो गया। सही, इसके बाद हमें कवर करते हैं लीनियर कवरिंग्स ऑफ बोन, कवरिंग्स ऑफ बोन। देखो एक लॉन्ग बोन के अंदर, एक नॉर्मल बोन के अंदर दो कवरिंग्स होती हैं। जब लास्ट में यहाँ बोन देखिए ना, सही है, बोन के अंदर इस बोन का ये वाला पार्ट अगर हम देखेंगे ना कट करके, तो इस बोन के अंदर दो कवरिंग होगी। एक ये वाला बोन है, देखो बोन के ना सेंटर में कैविटी पाई जाती है यहाँ। सही, बोन को जब कट करते हैं ना, बोन के सेंटर में बीच में खाली कैविटी पाई जाती है, इस तरह जहाँ पर बोन मैल पाया जाता है। सही है, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ा है मेडिकली के नाम, क्या कहते हैं, मेडिकली के नाम। सही, जो हमारे पास बोन के सेंटर में खाली कैविटी होती है उसे कहा जाता है मेडिकली के नाम। सही है, अब जो बोन की कवरिंग है ना वो यहाँ है। एक तो ये आउटर कवरिंग है यहाँ पर, इस तरफ को इस तरफ यानी चारों तरफ से बोन को इसने आउटसाइड से प्रोटेक्ट किया हुआ है। ये बाहर वाली कवरिंग ये कहलाती है पेरिओस्टियम। तो कवरिंग का दो है, नंबर 1 पेरिओस्टियम, पेरिओस्टियम जो है आउटर कवरिंग ऑफ बोन, आउटर कवरिंग ऑफ बोन। सी आउटर कवरिंग ऑफ बोन, जो पेरिओस्टियम है इसे आउटर कवरिंग कहा जाता है। आउटर कवरिंग बोन, इसका काम होता है एक तो बोन को प्रोटेक्ट करना, सही, बोन की प्रोटेक्शन करना, बोन के अंदर वाले पार्ट की प्रोटेक्शन करना। दूसरा मसल्स को अटैच करना। देखो जब भी कोई मसल वाला पार्ट ना, मसल्स, ये एक मसल का पार्ट है, जब भी कोई मसल्स आकर बोन से कनेक्ट होंगे, जब भी कोई मसल बोन से आगे कनेक्ट होगा तो एक टिश्यू के जरिए वो कनेक्ट होता है, जिस टिश्यू को क्या कहते हैं, टेंडन। क्या कहते हैं, टेंडन। सही, टेंडन वो टिश्यू होता है जो मसल्स को बोन से कनेक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, टेंडन। तो ग्रीन वाला जो टिश्यू है यहाँ पे टेंडन है। अब ये टेंडन अटैच किससे जाके, टेंडन अटैच है हमारे पेरिओस्टियम से। सही, बोन की बाहर वाली कवरिंग। तो बोन की जो बाहर वाली कवरिंग है यानी पेरिओस्टियम है, ये मसल्स की अटैचमेंट करवाता है, मसल्स अटैचमेंट। सही, मसल अटैचमेंट के लिए होती है ये बाहर वाली। तो ये हमारे पास आउटर कवरिंग की पेरिओस्टियम, या आउटर कवरिंग है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और मसल्स के अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। सही, इसलिए है ये बाहर वाली कवरिंग। फिर इसके बाद जो अंदर वाली कवरिंग है यहाँ पर, सही, दूसरी कवरिंग बोन के अंदर ये कहलाती है एंडोस्टियम। एंडोस्टियम जो है ये इनर कवरिंग है, अंदर की तरफ पाया जाता है। सही, यहाँ से अगर हम बाहर से बोन को ऑब्जर्व करेंगे ना तो अंदर की तरफ ये वाली कवरिंग ये कहलाती है एंडोस्टियम। सही है, ये बाहर से अगर देखेंगे तो बोन के अंदर नजर आएगी, लेकिन अगर कोई चीज मेडुलरी कैनाल के अंदर तो मेडुलरी कैनाल के हिसाब से आउटसाइड है, बाहर की तरफ, यानी मेडुलरी कैनाल के चारों तरफ, मेडुलरी कैनाल के जो चारों तरफ पाई जाती है वो ये एंडोस्टियम। एंडोस्टियम को हम कहते हैं आउटर कवरिंग, इनर कवरिंग, इनर कवरिंग के ये इनर कवरिंग है। और ये कहाँ पाई जाती है, पाई जाती है आउटसाइड द मेडुलरी कैनाल। जो मेडुलरी कैनाल है ना, सेंट्रल कैनाल, इस सेंट्रल कैनाल के आउटसाइड से ही चारों तरफ पाई जाती है। ठीक है, आ जाओ, कहाँ बैठो, यहाँ पर यार मेरी दूर हो जाएगा ज़्यादा। सही रहेगा, बैठो सर, बैठो बैठो पीछे ना सर, आगे से लाइट चल रहा है, बैठो बैठ जाओ। सही, अच्छा थैंक यू। सही, इसके बाद में एंडोस्टियम जो है ये एंडोस्टियम क्या कहलाती है, इनर कवरिंग के बोन की, आउटसाइड द मेडुलरी कैनाल, इस मेडुलरी कैनाल के आउटसाइड पाई जाती है। यहाँ पर ना स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं, यहाँ देखो एंडोस्टियम में यहाँ पर स्पेशल तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोजेनिटल स्टेम सेल्स। यहाँ एंडोस्टियम में जो एंडोस्टियम अंदर वाली जगह है यहाँ पर स्पेशल तरह के सेल्स होते हैं जो कहलाते हैं प्रोजेनिटल स्टेम सेल्स।
से ये BSC। ये प्रोजेनेटर स्टेम सेल्स क्या करते हैं, यहाँ देखो जो बोन के अंदर वाली कवरिंग में यहाँ पर है, एंडोस्पियम के पास ही यहाँ पर ये प्रोजेनेटर स्टेम सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एक दूसरी तरह की सेल्स जिन्हें हम कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स होते हैं से बोन के, ये वाले सेल प्रोड्यूस करते हैं। और ये जो सेल्स है ना ऑस्टियोब्लास्ट, ये करवाते हैं बोन की फॉर्मेशन, ये बोन फॉर्मेशन करवाते हैं, बोन फॉर्मेशन, बोन को बनने है ना मदद करते हैं, बोन की फॉर्मेशन करवाते हैं। तो बोन की फॉर्मेशन कौन से सेल करवाते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट किससे बनते हैं, प्रोजेनेटर स्टेम सेल से। प्रोजेनेटर स्टेम सेल कहाँ मौजूद है, एंडोस्पियम में। तो अगर हम ये कहें कि एंडोस्पियम का फंक्शन है बोन को प्रोटेक्ट करना और बोन के ऊपर मसल्स को अटैच करना, तो ये सही। एंडोस्पियम का फंक्शन क्या है, बोन की फॉर्मेशन करवाना। क्या है, बोन की फॉर्मेशन करवाना। सही। तो एंडोस्पियम जो अंदर है ये बोन की फॉर्मेशन करवाती है, क्योंकि इसके पास प्रोजेनेटर स्टेम सेल्स होते हैं जिनसे क्या बनते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बनते हैं, फिर ऑस्टियोब्लास्ट से बोन की फॉर्मेशन। सही है। तो ऑस्टियोब्लास्ट बोन की फॉर्मेशन करवाता है। ये सारे बस इसकी कवरिंग्स के बारे में। सही। दो कवरिंग्स थी, ये वाली एक है आउटर कवरिंग जिसे हमने नाम दिया था पेरियोस्टियम, और ये एक इनर वाली कवरिंग जिसे नाम दिया था एंडोस्टियम। सही। पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम दो कवरिंग। सही। इनर कवरिंग और एक आउटर। अच्छा, इसके बाद एक लास्ट स्टडी का स्ट्रक्चर ऑफ बोन में जो है सेल्स ऑफ बोन। सही। बोन में कितनी तरह के सेल्स वगैरह पाए जाते हैं बोन में। तो सेल्स ऑफ बोन में हम देखेंगे, बोन में तीन टाइप के सेल पाए जाते हैं। एक बोन के अंदर तीन तरह के सेल्स होते हैं। अगर कोई बोन हम देखेंगे ना, कोई अगर ये बोन है, इसके अंदर इधर यहाँ पर तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं। एक ये इस तरह के सेल्स हैं, एक ये सेल्स हैं, और एक सेल्स ये है। सही। यहाँ पर इस तरह के तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं बोन के अंदर। सही। बोन के अंदर तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं। नंबर 1 जो कहलाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट। सही है। यहाँ पर जो है इस डायग्राम में ये वाले, ये नंबर 1 वाले ऑस्टियोब्लास्ट। सही। दूसरे सेल जो होते हैं ऑस्टियोब्लास्ट है बस। दूसरे जो है वो कहलाते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स ये वाला। और तीसरी टाइप के सेल है ये जो कहलाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट का टाइप के सेल्स जो कहलाते हैं ऑस्टियोक्लास्ट। सही है। तो तीन तरह के सेल्स हमारी बोन में पाए जाते हैं। एक कहलाते हैं ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरे ऑस्टियोसाइट्स और तीसरे ऑस्टियोक्लास्ट। सही। सबसे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट में ये वाले सेल्स, ये सारे इमेच्योर बोन सेल्स। ये क्या है, इमेच्योर बोन सेल्स हैं। इन्हें हम कहते हैं कि ये बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं। बोन फॉर्मिंग सेल्स कहलाते हैं। ये बोन की फॉर्मेशन करवाते हैं। अब ये याद रखिएगा, ऑस्टियोब्लास्ट बोन की फॉर्मेशन करवाते हैं, ये बोन की फॉर्मेशन करवाते हैं। बोन फॉर्मिंग सेल्स है। इन्हें हम इमेच्योर सेल्स भी कहते हैं। इमेच्योर बोन सेल्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी मैच्योरेशन करते हैं। मैच्योरेशन का मतलब है ये अपने अंदर कैल्शियम वगैरह एब्सॉर्ब करते हैं। सही। कैल्शियम वगैरह एब्सॉर्ब करते हैं अपने अंदर, और ये कैल्शियम एब्सॉर्ब करने के बाद अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं इनटू ऑस्टियोसाइट्स। ये अपने अंदर ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये ऑस्टियोब्लास्ट था, इसने अपने कैल्शियम वगैरह डिपॉजिट करते इसलिए अपने कैल्शियम डिपॉजिट करते ये कन्वर्ट हो गया दूसरी तरह की सेल यानी ऑस्टियोसाइट में, इसमें कन्वर्ट हो गया ऑस्टियोसाइट। तो ये क्या करते हैं, ये वाले सेल्स ऑस्टियोब्लास्ट ये अपने कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं, मिनरल्स डिपॉजिट करते हैं, और मिनरल डिपॉजिट करने के बाद अपने आप को ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट कर देते हैं। और ऑस्टियोसाइट जो होते हैं ये कहलाते हैं मैच्योर बोन सेल्स। मैच्योर बोन सेल्स ये इमेच्योर सेल्स थे। सही। ऑस्टियोब्लास्ट जो है ये इमेच्योर बोन सेल्स हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, और ये मैच्योरेशन के बाद अपने आप को ऑस्टियोसाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ऑस्टियोसाइट जो है ये खुद मैच्योर बोन सेल्स हैं। मैच्योर बोन सेल्स इन्हीं की वजह से ना दे मेक द बोन, ये बोन बनाते हैं, बोन को बनाते हैं,
हार्ड एंड रिजिड। बोन इनकी वजह से हार्ड एंड रिजिड होते हैं इन सेल्स की वजह से, और यही सेल्स ना मोस्ट अबंडेंट होते हैं, सबसे ज्यादा यही पाए जाते हैं। बाकी सेल्स का नहीं, ये वाला सेल्स सबसे ज्यादा, इसी की वजह से बोन बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट और हार्ड रहती है। सेम बोन को हार्ड और रिजिड बनाने का काम इनका है। ओस्टियोसाइट्स है, तो ओस्टियोसाइट्स ये है बहुत सारे इनके अंदर कैल्शियम का डिपोजिट हो चुकी है, ये मैच्योर सेल है। दरअसल ना ये जो ओस्टियोसाइट्स है ये है ओस्टियोब्लास्ट, ये ओस्टियोब्लास्ट है लेकिन उसकी मैच्योर फॉर्म है, यानी मैच्योरेशन के बाद ये होती है। और ये जो है ये ओस्टियोसाइट बने के बाद है, ये वाले ओस्टियोब्लास्ट इन्होंने अपने आप को इसमें कन्वर्ट किया। तो ये बोन फॉर्मिंग सेल्स इसीलिए हम इसे कह रहे हैं क्योंकि बोन फॉर्मेशन करवाते हैं। जब ये बोन फॉर्मेशन करवा देते हैं तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है इसमें। और अब ये जो ओस्टियोसाइट है ना वक्त के साथ ये खत्म हो रहे होते हैं, पुराने सेल डेड होते हैं, फिर नए सेल बन रहे होते हैं। नए सेल ओस्टियोब्लास्ट से बनेंगे ओस्टियोसाइट्स, और ओस्टियोब्लास्ट अगर खत्म हो तो कहां से बनेगा, ये प्रोजेनेटस सेल्स। तो नई बोन बन रही होगी बार-बार अंदर की तरफ से, क्योंकि प्रोजेनेटस सेल्स यहां मौजूद है ना एंडोस्टिन, तो यहाँ से नए सेल बन रहे होते हैं, पुराने सेल खत्म हो रहे होते हैं, डिसॉल्व हो रहे होते हैं। अच्छा, लास्ट सेल जो है वो वाले का टाइप सेल वो मेरा आपने ओस्टियोब्लास्ट, ये क्या करते हैं बोन को डिसॉल्व करते हैं, इन्हें हम कहते हैं बोन डिसॉल्विंग सेल्स। सर ये बोलो सर, आपने कहा था पीएससी जो है वो ओस्टियोब्लास्ट बना रहे हैं, हाँ। लेकिन आपने कहा अभी यहाँ पे कि ओस्टियोब्लास्ट जो है वही कन्वर्ट हो रहे हैं ओस्टियोसाइट्स में। देखो जो प्रोजेनेटर स्टेम सेल्स है ना, सबसे पहले ये प्रोजेनेटर स्टेम सेल यहाँ पर होंगे, इससे क्या बनेंगे ओस्टियोब्लास्ट बनेंगे। क्या बनेंगे? डायरेक्ट ओस्टियोब्लास्ट बनेंगे, पहले ओस्टियोब्लास्ट बनेंगे, फिर ओस्टियोब्लास्ट मैच्योर होंगे, ओस्टियोब्लास्ट ये मैच्योर होंगे और फिर इससे ओस्टियोसाइट, यानी ये पूरा सीक्वेंस है ना, इसका काम हुआ। पहले यहाँ पर प्रोजेनेटर स्टेम सेल्स है, प्रोजेनेटर स्टेम सेल्स से क्या बनेगा ओस्टियोब्लास्ट वाले सेल्स बनेंगे, फिर ओस्टियोब्लास्ट वाले जो सेल्स हैं ये बोन की फॉर्मेशन करवाते हैं, सही, इसीलिए इन्हें बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। फिर ये कन्वर्ट होंगे इसमें ओस्टियोसाइट, और लास्ट में यहाँ पर एक और सेल होते हैं जो कुछ खास अमाउंट में होते हैं, जिन्हें आप कहते हैं बोन डिसॉल्विंग सेल्स। ये क्या करते हैं, अगर कभी बार ऐसा हो जाए कि बोन्स में कैल्शियम की डिपोजिशन ज्यादा हो जाए, इस तरह कैल्शियम की डिपोजिशन ज्यादा हो गई है, तो इस एक्स्ट्रा कैल्शियम को डिसॉल्व करके दोबारा से इसकी शेप को सही करने का काम होता है, सही, ये कहलाते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट बोन डिसॉल्विंग सेल है, बोन को डिसॉल्व करते हैं, बोन में से कैल्शियम निकाल के ब्लड में इंसर्ट करते हैं, ब्लड में। सही, कभी-कभार ऐसा होता है ना हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है, सही, ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होना कहलाता है हाइपोकैल्सीमिया। क्या कहलाता है? हाइपोकैल्सीमिया। सही, कैल्शियम का लेवल ब्लड में कम हो जाता है। अब ब्लड में जब कैल्शियम का लेवल कम हो ना वो ज्यादा नुकसान है, क्योंकि उसकी वजह से हमारे ब्रेन के सिग्नल्स प्रॉपर्ली नहीं जा पाते। अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल एब्नॉर्मल हुआ, कम हुआ, तो वो ज्यादा नुकसान हो जाएगा। अगर बोन में कैल्शियम का लेवल कम होना, सिर्फ बोन वीक हो जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी, सही, लेकिन इंसान फिर भी जिंदा रहेगा, सिग्नल वगैरह उसको प्रॉपर्ली जाएंगे। तो इसलिए ब्लड में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करना ज्यादा जरूरी है, बोन्स में कैल्शियम का लेवल मेंटेन करना इतना जरूरी नहीं है ब्लड के मुकाबले। इसीलिए जब कोई इंसान कैल्शियम वगैरह का इंटेक नहीं करता ना बाहर से, तो उसके ब्लड में कैल्शियम लेवल कम हो जाता है, तो ये कैल्शियम लेवल कम होने की वजह से ये सेल्स अपनी काम बढ़ा देते हैं, ये सारी बोन्स में से कैल्शियम निकाल के ब्लड में सेंड कर देते हैं। ब्लड में तो कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाता है, लेकिन बोन्स वीक हो जाती है, तो हम पता चल जाता है कि बोन वीक हो रही है, मतलब ये कैल्शियम नहीं खा, इसे कैल्शियम इंटेक नहीं है। जब वो कैल्शियम इंटेक करेगा ब्लड में कैल्शियम जाएगा, जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ता है ना, ऑस्टियो ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ना कहलाता है हाइपरकैल्सीमिया। सही, अगर कोई ज्यादा कैल्शियम खा रहा है कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, तब ये अपना काम बढ़ाएगा, क्योंकि ये कैल्शियम एब्जॉर्ब करवाता है। सही, ये कैल्शियम एब्जॉर्ब कर रहा है, बोन में कैल्शियम एब्जॉर्ब करवाने का काम इनका, बोन में से कैल्शियम निकालने का काम इनका। सही, ओस्टियोब्लास्ट, तो ये बोन डिसॉल्विंग सेल कहते हैं। अच्छा, बोन में से कैल्शियम निकालने का प्रोसेस ना कहलाता है बोन रिसॉर्प्शन। रिसॉर्प्शन का मतलब होता है कैल्शियम वगैरह को, मिनरल्स वगैरह को बोन से निकाल के ब्लड में इंसर्ट, तो ये बोन रिसॉर्प्शन कहलाता है। और ये वाला जो प्रोसेस अभी यहाँ पर हुआ था, ये एक्स्ट्रा बोन बन गई थी, उस बोन को इसने प्रॉपर प्लेन कर दिया, अपने असल शेप में दिया है, ये प्रोसेस कहलाता है बोन रीमॉडलिंग। बोन रीमॉडलिंग, तो ये बोन रीमॉडलिंग भी कराते हैं, जो ओस्टियोब्लास्ट है ये बोन रीमॉडलिंग कराते हैं, ये बोन डिसॉल्विंग सेल्स कहलाते हैं, बोन रिसॉर्प्शन कराते हैं। सही, ये सारे काम से याद है। तो यहाँ पर ये सारे हमारे पास सेल्स हैं बोन के अंदर, ये जल्दी से करो, फिर इसके बाद एक पूरा बोन का टॉपिक ना एक बार जल्दी से करो।
इनके बाद जो अभी आएगा ना बच्चे, वो इनसे काम ले लेना पुराने बच्चों से। काम लेके वो सारा ना कॉपी कर लेना, ताकि मिस ना हो, बड़ा सारा आपको मिक्स हो जाए। और कॉपी अलग से बनाना दिखाना आपको एमपीआर वाले में, मतलब कॉपी में नहीं लिखना, मेरा पे लिख के दे दो, बदला के पेस्ट कर देना, एक कॉपी बना लो जिसमें सारा मटेरियल एक साथ जमा कर दे कि क्या क्या पढ़ा है। हमारे टॉपिक लिखे हैं चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक हमने करने हैं। फिर स्ट्रक्चरल बोर्ड है दूसरा टॉपिक ना, पहले इंट्रोडक्शन था, दूसरा स्ट्रक्चरल बोर्ड। इसके बाद ना स्ट्रक्चरल पार्ट ले एलिमेंट्स लेना। बोन डिसॉर्प्शन कहते हैं, सिर्फ बोन में से चीजों को रिलीज करवाना, जैसे कि कैल्शियम वगैरह को, मिनरल्स वगैरह को, कैल्शियम को रिलीज करवाना बोन में कैल्शियम निकाल के ब्लड में निकाल, ये कहलाता है बोन डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन एक होता है एब्जॉर्प्शन, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन ये करवाते हैं, डिसॉर्प्शन ये करवाते हैं। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है किसी के अंदर इंसर्ट करवाना, डिसॉर्प्शन मतलब वहां से निकलवाना, तो निकालने का काम ये करते हैं, एब्जॉर्ब करवाने का काम वो करते हैं। ओस्टोब्लास्ट सही, अगर एक्चुअली में आ जाता है ना तो इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टोब्लास्ट, अगर ओस्टोब्लास्ट की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है तो ये इट कॉजेज, इसकी वजह से होगा क्या, बोन में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, बोन में कैल्शियम का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, सही बढ़ जाएगा, इसकी एक्टिविटी इंक्रीज होगी। एंड इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ओस्टोब्लास्ट कॉजेज, एंड ओस्टोब्लास्ट की एक्टिविटी अगर इंक्रीज हो जाएगी तो बोन में कैल्शियम का लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, सही, बोन ना पोरस हो जाएगी, बोन वीक हो जाएगी, क्योंकि ये सारा कैल्शियम निकाल के इसमें बाहर रिलीज करवा रहा है, सही, इसकी एक्टिविटी से, उसकी एक्टिविटी से स्ट्रांग होगी, इसकी एक्टिविटी से वीक हो जाएगी। हो गया, डन कर लिया। एक कॉपी रखो अपने पास, जिसके पास शुरू से लिखा हुआ स्ट्रक्चर को, शुरू से लिखा हुआ स्ट्रक्चर को, इनसे कॉपी ले लो, कभी नहीं। आप लोग भी सब अपने पास कॉपी रखो जिसके पास शुरू से स्ट्रक्चर को लिखा हो, शुरू से स्ट्रक्चर को या शुरू का लेक्चर भी लिखा हो। एक बार स्टार्ट से ना मैं क्लास करवाना ताकि ये लोग दिखाएं, तो आप क्लास नहीं है ना, आप ना एक कॉपी दे दो, आपको कॉपी है तुम्हारे पास, इसमें लिखा हुआ है, आप जैसे लिखा हुआ है, अगर आप सेंटर में ये आप शुरू से निकालो, शुरू से फर्स्ट पे लेक्चर का निकालो। तो ये स्टार्टिंग में देखो हमने क्या किया था, मीडिया सबको सही, ये सब स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन किया था, हमने इंट्रोडक्शन वाली हेडिंग निकाला। इंट्रोडक्शन हमने क्या किया था,
देखो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास मौजूद है स्केलेटन। मीडिया सबके पास है ना? सब निकालो जल्दी से, भगवान की सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास मौजूद है हमारा स्केलेटन, और हमारे पास जो स्केलेटन होता है वो होता है एंडोस्केलेटन, सही बॉडी के अंदर पाया जाता है। एंडोस्केलेटन मिलकर बना होता है बोन्स और कार्टिलेज से। बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, कार्टिलेज की स्टडी को ओंटोलॉजी कहते हैं। और इसके अलावा मूवमेंट प्रोड्यूस करने के लिए हमारे पास मौजूद है मसल्स। मसल्स की स्टडी को मायोलॉजी कहते हैं, मायोलॉजी। फिर जॉइंट्स की स्टडी को आर्थोलॉजी कहते हैं, सही जॉइंट्स के बारे में पढ़ना। सही एक बार होता है माइकोलॉजी, माइकोलॉजी फंजाई की स्टडी होती है, सही, और मसल्स की स्टडी मायोलॉजी होती है। इसके बाद हमने पढ़ा था मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के फंक्शन। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मसल और स्केलेटन से मिलकर जो पूरा सिस्टम बना हुआ है उसे हम कहते हैं मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। यानी मसल और स्केलेटन के बीच के जो फंक्शन है वो सारे हम यहां पर लिखते हैं। तो पहला फंक्शन एक शेप प्रोवाइड करना, यानी स्ट्रक्चर वगैरह प्रोवाइड करना। फिर हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करना। फिर एक फंक्शन है हमारे स्केलेटन का या मसल्स का वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। हमारे जो बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, ब्रेन, लिवर, इन सबको प्रोटेक्ट करके रखना। फिर मूवमेंट प्रोड्यूस करना हमारी बॉडी में, मिनरल्स को स्टोर करना। ये जो कैल्शियम फॉस्फेट स्टोर होता है बोन के अंदर कैल्शियम वगैरह, तो ये मिनरल स्टोर किए गए। अगर बॉडी को नीड पड़ी ना मिनरल्स की तो यहीं से आएगा ना, यहीं से आएगा, बोन के अंदर से आएगा। इसके अलावा ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन करना, सही, क्योंकि बोन मैरो पाया जाता है तो बोन मैरो ब्लड सेल की प्रोडक्शन करता है। नेक्स्ट देखो हमने रीजन ऑफ बोन किए थे। एक लॉन्ग बोन के अंदर 3 रीजन्स होते हैं, नहीं स्ट्रक्चर ऑफ बोन में किया। स्ट्रक्चर ऑफ बोन में किया था हमने हार्डेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर होगी बोन। बोन आर हार्डेस्ट लिविंग स्ट्रक्चर है, इनमें प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन कौन सा होता है? कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन होता है। इसके अलावा यहाँ पे मिनरल्स पाए जाते हैं। मिनरल्स कौन-कौन से? कैल्शियम एंड फॉस्फेट। इनके मिक्सचर को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्सी एपेटाइट। सही, वाटर है यहाँ पे कितना है? वाटर 10 से 20% पाया जाता है। फिर हमने स्ट्रक्चर ऑफ बोन को 3 हेडिंग्स में कवर किया था, रीजन्स ऑफ बोन, कवरिंग्स ऑफ बोन एंड सेल्स ऑफ बोन। रीजन ऑफ बोन की हेडिंग लगाई सबसे पहले। रीजन ऑफ बोन में हमने पढ़ा था इसके 3 रीजन जो है। सबसे पहला एपिफाइसिस। एपिफाइसिस टर्मिनल रीजन को कहते हैं, टर्मिनल रीजन को कहा जाता है एपिफाइसिस। सही, एपिफाइसिस के आगे ब्रैकेट में जो 2 लिखा था इसका मतलब क्या है? एपिफाइसिस 2 होते हैं, एक एपिफाइसिस यहाँ होगा, एक एपिफाइसिस यहाँ होगा लॉन्ग बोन का। जो बॉडी के करीब होगा वो प्रॉक्सिमल एपिफाइसिस, जो दूर होगा वो डिस्टल एपिफाइसिस। सही, तो प्रॉक्सिमल डिस्टल एपिफाइसिस 2 होते हैं। इसके बाहर की तरफ जो बोन होती है वो कहलाती है कोरस बोन, स्पंजी बोन, ट्रैबिक्युलर बोन, कैंसिलियर बोन, यानी खोखली सी बोन होती है। सही, बाहर की तरफ इसमें एपिफाइसिस वाले हिस्से में, ये वाले हिस्से में खोखली बोन होती है। सही, ज्यादा हार्ड नहीं। अच्छा, इसका जो इनर पोर्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ट्रैबिक्युलिन। और यहाँ पर रेड बोन मैरो पाया जाता है। सही, ट्रैबिक्युलर रीजन में क्या पाया जाता है? रेड कलर का बोन मैरो जो ब्लड सेल की प्रोडक्शन करवाता है। अच्छा, इसके बाद हमने किया था डायफाइस। डायफाइस ये मिडिल रीजन को कहते हैं, लंबा सा रीजन होता है। सही, डायग्राम बनी हुई है। मिडिल रीजन सेंटर वाला रीजन होता है, मिडिल एंड ये लॉन्गेस्ट रीजन भी है। सही, इसमें कोई 2 नहीं होती, इसमें एक ही होता है, सेंटर में है ना, इसमें कोई प्रॉक्सिमल डिस्टेंस नहीं है। अच्छा, इसमें जो आउटर बोन होती है वो कॉम्पैक्ट होती है, हार्ड होती है, रिजिड होती है, कॉर्टिकल होती है, यानी बहुत कॉम्पैक्ट सब बोन होती है। सही है, और ये 80% हमारी बॉडी में यही वाली बोन पाई जाती है। हार्ड 20% वो वाली होती है, स्पंजी बोन। अच्छा, ये जो ये वाली बोन थी कॉम्पैक्ट बोन, ये स्मॉल सिलेंडर्स से मिलकर बनी होती है। उन स्मॉल सिलेंडर्स को हम क्या कहते हैं? ऑस्टियोम। क्या कहते हैं? ऑस्टियोम। और ये ऑस्टियोम मिलकर बना होता है। फिर बारी बारी लेयर्स से, उन लेयर्स को हम क्या कहते हैं? लैमेला। सही, और ये लैमेला जो है ये किससे मिलकर बना है? कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन से और हाइड्रोक्सी एपेटाइट, यानी कैल्शियम और फॉस्फेट के मिक्सचर से। कैल्शियम फॉस्फेट का मिक्सचर वाला पार्ट, यानी जो कैल्शियम और फॉस्फेट वाला जो पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? ये इनऑर्गेनिक पार्ट है लैमेला का। और जो कोलेजन वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है? ऑर्गेनिक पार्ट कहलाता है, क्योंकि प्रोटीन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। तो लैमेला का जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। लैमेला का जो इनऑर्गेनिक वाला पार्ट है वो हाइड्रोक्सी एपेटाइट से मिलकर बना हुआ है। अच्छा, इसके अलावा हमने पढ़ा ऑस्टियोम के सेंटर में कैविटी पाई जाती है। सेंट्रल कैविटी जो होती है ऑस्टियोम में उसे हम क्या कहते हैं? हर्शियन कैनाल। सही है, हर्शियन कैनाल, जहां पर ब्लड वेसल्स होती है और नर्व्स होती है जिसके अंदर से पेनिट्रेट करती है। अच्छा, इसके अलावा इनर पोर्शन में एक और कैविटी होती है जो क्या कहलाती है? सेंट्रल कैनाल होती है, जो क्या कहलाती है? मेडुलरी कैनाल। सही है, मेडुलरी कैनाल। जिस मेडुलरी कैनाल में क्या पाया जाता है? येलो बोन मैरो। और ये येलो बोन मैरो क्या कर सकता है? एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन ये कन्वर्ट हो सकता है इनटू रेड बोन मैरो में कन्वर्ट हो सकता है, और रेड बोन मैरो से फिर कोई ब्लड सेल्स वगैरह बनेंगे। अच्छा, इसके बाद इसका मेटाफाइसिस भी है। मेटाफाइसिस जो होता है बिटवीन एपिफाइसिस एंड डायफाइसिस पाया जाता है। इसका भी एक प्रॉक्सिमल होगा और एक डिस्टल होगा, 2 पार्ट होंगे, ऑलमोस्ट सेम एज एपिफाइसिस। इसकी कंपोजिशन तकरीबन सेम होती है उसी की तरह एपिफाइसिस की तरह। फिर इसके बाद हमने किया ये सही कवरिंग जोन। सही, कवरिंग जोन ये पेरियोस्टियम आउटर कवरिंग होती है जहां पर मसल्स की अटैचमेंट होती है। फिर एंडोस्टियम इनर कवरिंग होती है जहां पर ये प्रोजेनिटर स्टेम सेल्स पाए जाते हैं जिनसे ओस्टियोब्लास्ट बनते हैं। फिर ओस्टियोब्लास्ट, फिर बोन के सेल्स हमने कवर किए। ओस्टियोब्लास्ट बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं जो इस तरह के होते हैं, इमेच्योर होते हैं, आप लोग कैल्शियम डिपॉजिट करते हैं
ओस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओस्टियोसाइट नेचुरल बोन सेल्स हैं, सबसे ज्यादा ये पाए जाते हैं, बोन को हार्ड और कॉम्पैक्ट करते हैं। फिर एक दूसरी तरह के सेल्स भी होते हैं, तीसरी तरह के, जो कहलाते हैं ओस्टियोब्लास्ट, जो बोन को डिसॉल्व करते हैं, पुराने सेल्स को खत्म करना, कैल्शियम वगैरह को रिमूव करना, एक्स्ट्रा अगर कैल्शियम आ गया उसको रिमूव करना, ये सारे काम इसके होते हैं। सही, तो ये सारे सेल्स होते हैं। यहाँ पर हो गया हमारा बोन एनाटॉमी एंड अब इसके बाद हमने लेना है कार्टिलेज, स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। ये सब पढ़ लिया ना नेक्स्ट दिन तक, याद कर लिया। किसने से पढ़ा था? पढ़ा था आप लोगों ने? यस सर। घर जाके पढ़ो ना, तो आज आने से पहले पढ़ लिया। तो आओ ना नेक्स्ट क्लास में, आने से पहले रिवाइज करके आया करो। इसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। सही, थर्ड टॉपिक है चैप्टर का, बहुत सही है। स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। देखो जो कार्टिलेज है ना, हमने पढ़ा था बोन हार्ड और रिजिड होती है, सही, और टफ होती है, सही। कॉपी मिली आपको? सही। अब जो कार्टिलेज है ना, कार्टिलेज होती है सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। सही है, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल होती है कार्टिलेज। यूजुअली ना ये पाई जाती है बिटवीन बोन्स, बोन्स के दरमियान पाई जाती है। बोन्स के दरमियान का मतलब है इन जॉइंट्स। सही, जॉइंट्स वाली जगह पे पाई जाती है। ज्यादातर ये जॉइंट जितने भी है, जॉइंट वाली जगह पे बीच में कार्टिलेज जरूर होता है। सही, और ये वहां पर क्या करता है, कार्टिलेज वहां पर ये प्रोवाइड करता है, वहां पर एक तो उसे कुशन प्रोवाइड करता है। सही, कुशन का मतलब है नर्विंग प्रोवाइड करता है, एक ना नर्म सा कुशन प्रोवाइड करता है ताकि बोन्स आपस में टकराए ना। सही, बोन्स आपस में ना टकराए। इसके अलावा रिड्यूस करता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। इसके अलावा ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम कंप्रेसिव फोर्सेस। क्वेश्चन का मतलब है कि शॉक एब्जॉर्बर के तौर पे काम करते हैं, शॉक एब्जॉर्बर। सही, शॉक एब्जॉर्बर मतलब अगर हमारी बॉडी में अंदर कोई भी पार्ट है, सही, अगर हमारी बॉडी पे एकदम कोई शॉक पड़ जाता है, एकदम कोई बोन्स आके या कोई चीज आके हमें टच कर देती है, एकदम हम कोई भारी वजन उठा लेते हैं, तो सारा जो जर्क होगा ना, सारा जो फोर्स लगेगी, तो सारे शॉक को ये कार्टिलेज एब्जॉर्ब करते हैं। अगर इंसान किसी जगह पे कोई आगे एक्सीडेंट हो रहा है और किसी के हाथ में आगे लगा है या यहाँ पर आगे कोई लगता है, तो ये सारा जो फोर्स होगी ना दरमियान में, यहाँ कार्टिलेज है, यहाँ कार्टिलेज है, वो कार्टिलेज सारी यानी कुशन के तौर पे काम करेगा, सारे शॉक को ना एब्जॉर्ब कर देगा ताकि वो जो उनकी फोर्स थी ना, वो फोर्स आगे ना जाए। यानी वो इसे प्रोटेक्ट भी करेगा हमारी बॉडी को कंप्रेसिव फोर्स से। अगर इंसान भारी वजन उठा भी रहा है ना सर के ऊपर भी, तो हमारी बैकबोन के अंदर जो हड्डियां होती हैं उनके दरमियान में भी कार्टिलेज होता है ताकि वो हड्डियां आपस में ना मिल जाए, उनके दरमियान में आपस में ना मिल जाए, उनके भी दर्द पैदा ना हो। तो ये सारे काम होते हैं इसके, फ्रिक्शन को रगड़ को रिड्यूस करता है कार्टिलेज, जिससे ना अच्छे से मूवमेंट हो जाए। तो ये सारे इसके फंक्शन है। अच्छा, फंक्शन इसके अलावा और भी है, या हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। सही, अभी आगे बढ़ते हैं। इसकी जो कंपोजिशन है ना, वो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, मतलब इसका बोन में हमने पढ़ा रीजन और ये सारा ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ना सिंपल जो हमारे पास ये बोन है, ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज में प्रोटीन पाया जाता है, बोन्स में प्रोटीन था, यहाँ पे प्रोटीन होते हैं, यहाँ पे दो तरह के प्रोटीन होते हैं, वहाँ एक ही प्रोटीन था, वहाँ पर कोलेजन टाइप 1 प्रोटीन था, यहाँ पर होता है एक प्रोटीन होता है कोलेजन टाइप 2 प्रोटीन, कोलेजन टाइप 2 प्रोटीन होते हैं यहाँ पर। सही, कार्टिलेज के अंदर वाले हिस्से की बात करें तो दूसरा यहाँ पर कुछ बहुत सारे प्रोटीन होते हैं जिन्हें हम कहते हैं नॉन कोलेजन प्रोटीन। सही, बहुत सारे होते हैं, क्या नाम लिखते नहीं,
तो इसे उन्हें कह देते हैं नॉन कोलेजन प्रोटीन। सही है, कुछ कोलेजन प्रोटीन है, कोलेजन टाइप 2 प्रोटीन और बाकी सारे नॉन कोलेजन प्रोटीन यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर पाया जाता है एक मटेरियल जिसे हम कहते हैं प्रोटियोग्लाइकन। प्रोटियोग्लाइकन, प्रोटियोग्लाइकन क्या होता है? सुना है पहले प्रोटियोग्लाइकन? प्रोटियोग्लाइकन ना वो है कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल है, कॉन्जुगेटिंग मॉलिक्यूल। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से मिलकर हां, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर है। सही है, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। ग्लाइकोप्रोटीन पढ़ा था हम लोग इसमें, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। तो ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी उसके अंदर पाया जाता है कार्टिलेज के अंदर। कार्टिलेज के अंदर जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल पाया जाता है उसका नाम क्या है? प्रोटियोग्लाइकन। कार्टिलेज के अंदर कोलेजन टाइप प्रोटीन के अलावा जो प्रोटीन पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं? नॉन कोलेजन प्रोटीन। सही है, तो मेन यहाँ पे कौन सी टाइप का कोलेजन प्रोटीन पाया जाता है? कोलेजन टाइप 2 होता है। सही है, प्रोटीन होते हैं और ये सारे इसके फंक्शन हैं। अच्छा, यहाँ पर सेल्स, जो इसके सेल्स हैं और जो इसकी कवरिंग है, सर प्रोटियोग्लाइकन जो है वो फिर नॉन कोलेजन प्रोटीन होगा ना? क्या होगा? नॉन कोलेजन प्रोटीन। प्रोटियोग्लाइकन, प्रोटियोग्लाइकन जो है ना प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मिक्सचर, तो इसलिए इसको प्रोटीन कैटेगरी नहीं करेंगे क्योंकि मिक्स हो गया ना, ये अलग चीज है। तो ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। सर नॉन कोलेजन प्रोटीन कौन-कौन से होंगे? अच्छा, नॉन कोलेजन प्रोटीन कौन-कौन होते हैं? ये बहुत सारे होते हैं, कैल्शियम होते हैं, अजीब से नाम होते हैं, मतलब एक नहीं बहुत सारे तरह के, 40-50 तरह के। तो इसलिए हम उनके नाम नहीं लिखते, इनको हम बोलते हैं नॉन कोलेजन प्रोटीन होते हैं। जैसे कि आप लोग पूछना पड़ेगा ना, हम लोग सेल वॉल के स्ट्रक्चर में, क्या सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बना होता है? सेलुलोज होता है वहां पर, और कुछ बहुत सारे सेलुलोज की तरह के सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं हेमिसेलुलोज। तो हेमिसेलुलोज का वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह यहाँ पर हम कोलेजन प्रोटीन और उसके साथ नॉन कोलेजन प्रोटीन यूज करते हैं। ये नॉन कोलेजन वाले प्रोटीन बहुत सारे हैं, मतलब उनके नाम नहीं है आप लोगों को। तो नॉन कोलेजन प्रोटीन से यहाँ पर कोलेजन टाइप 2 प्रोटीन है और प्रोटियोग्लाइकन जो एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर सेल्स देखो, यहाँ पर ना कार्टिलेज में सेल्स जो होते हैं वो एक ही तरह के, वो कहलाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट्स, और जो कवरिंग है, ये कवरिंग भी एक ही है, इसमें कोई इनर आउटर कवरिंग नहीं होती। आउटर कवरिंग ये होती है बाहर वाली, सिर्फ वो कहलाती है पेरिकॉन्ड्रियम। सही, जो सेल्स होते हैं वो कॉन्ड्रोसाइट्स कहलाते हैं सारे। कवरिंग है जो क्या कहलाती है? पेरिकॉन्ड्रियम कहलाती है, पेरिकॉन्ड्रियम। सही, ये सारी इसकी कंपोजिशन है, मतलब कार्टिलेज के अंदर ये चीजें पाई जाती हैं बस। अच्छा, इसके अलावा मेन चीज यहाँ पर होता है वाटर। वाटर, बोन्स में वाटर कितना था? 10 to 20%। यहाँ पे वाटर होता है अबाउट 80%। सही, 80% वाटर, यानी बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर ही है कार्टिलेज है। बाकी जो 20% हिस्सा होता है उसमें ये सारी चीजें, प्रोटीन, नॉन कोलेजन प्रोटीन, कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल, सेल्स वगैरह, ये सारी चीजें बहुत थोड़ी सी अमाउंट है। इसीलिए ना बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है क्योंकि इतना ज्यादा वाटर है सारा। अच्छा, ये सारे इसकी कंपोजिशन है। इसके अलावा ना दो चीजें और लिख लो, हमने पढ़ा था बोन्स में कि बोन्स में ब्लड वेसल्स होती हैं, बोन्स में ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। सही, कार्टिलेज में ब्लड वेसल नहीं होती। सही, कार्टिलेज में ब्लड वेसल नहीं होती। बोन्स में हमने पढ़ा था बोन्स में नर्व्स होती हैं, यहाँ पे नर्व्स भी नहीं होती। सही, ना तो कार्टिलेज, यहाँ पे ना तो ब्लड वेसल्स होती हैं, नो ब्लड वेसल्स एंड नो नर्व्स, ना ही यहाँ पर नर्व्स है और ना ही यहाँ पर क्या है? ब्लड वेसल। ये दोनों चीजें यहाँ पे है। जिस स्ट्रक्चर में ब्लड वेसल्स ना हो ना, उसे हम कहते हैं इट इज एवेस्कुलर। ये क्या है? एवेस्कुलर। और जिस स्ट्रक्चर में नर्व्स ना हो उसे हम कहते हैं इट इज नॉन इनर्वेटेड। इनर्वेटेड, इसका मतलब ये नॉन इनर्वेटेड, यानी जिसमें नर्व्स ना हो। सही है, नर्व्स ना हो उसे हम कहते हैं नॉन इनर्वेटेड। अब बोन्स क्या होती है? बोन्स में तो वो पाया जाती है, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं और बोन्स में नर्व्स भी पाई जाती हैं। यानी बोन्स जो होंगी, बोन्स होंगी इनर्वेटेड और बोन्स होंगी वेस्कुलर। बोन्स क्या होती है? वेस्कुलर होती हैं, उनमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं। कार्टिलेज एवेस्कुलर, इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होती। बोन्स इनर्वेटेड होती है क्योंकि उनमें नर्व्स पाई जाती हैं और कार्टिलेज इज नॉन इनर्वेटेड, सही में नर्व्स नहीं पाई जाती। तो ये टर्म याद रखना। एवेस्कुलर मतलब ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ब्लड वेसल्स ना हो। एवेस्कुलर ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ब्लड वेसल ना हो। जितने भी कार्टिलेज हमारी बॉडी है ना, जिसमें बीच में कोई भी होल ही नहीं है, सारा बिल्कुल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो बीच में ब्लड वेसल पेनिट्रेट करती है और ना ही नर्व्स पेनिट्रेट करती है, जो ब्रेन से सिग्नल लेकर आती है ट्यूब्स,
उन्हें हम नर्व्स कहते हैं। तो नर्व्स और ब्लड वेसल दोनों ही पेनिट्रेट नहीं करती कार्टिलेज के अंदर। तो कार्टिलेज एवेस्कुलर भी है, कार्टिलेज नॉन इनरवेटिव। ये जो ब्लू से अंडरलाइन किया ना, ये बोन के लिए है। बोन्स वेस्कुलर होती हैं और इनरवेटिव होती है बोन्स, जो हड्डियां हैं। क्योंकि हड्डियों में याद करो हैवर्शियन केनाल वाला जो हिस्सा है ऑस्टियो के सेंटर में हैवर्शियन केनाल, उस हैवर्शियन केनाल में ये ब्लड वेसल भी पाई जाती है और नर्व भी पाई जाती है। अच्छा, ये साइनस की कंपोजिशन है। अब इसके बाद इसकी टाइप्स करनी है, कार्टिलेज की टाइप्स। सेल वाटर जो है वो कवरिंग के अंदर पाया जाता है। वाटर इसमें पाया जाता है? कवरिंग के अंदर नहीं, अंदर वाले हिस्से में। कवरिंग के अंदर वाले हिस्सा सारा हिस्सा मतलब कवरिंग के अंदर होता है। हां, कवरिंग के अंदर मतलब इस तरह ना यार। अगर ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है ना, ये कोई कार्टिलेज है इसका नाम। मतलब से मेरे कहने का मतलब है कि कवरिंग की कोई क्या कहते हैं उसे, देखो जेली होती है ना, जेली। हाँ। जेली के अंदर तकरीबन 70 to 80% वाटर होता है। अब उसके बाहर कोई कवरिंग नहीं है जो उसको निकालने नहीं देती। बस नॉर्मल यही जो बस उसके बाहर वाला हिस्सा है वो शेप की ऐसी कोई जमा हुआ है। मतलब वाटर इस तरह का वाटर नहीं है कि वाटर मतलब कि लिक्विड वाला वाटर छोड़ो भी निकल आएगा। यानी वाटर जो है मिक्स हुआ पड़ा है बाकी सारी चीजों के साथ। तो हम मेनली इसमें ज्यादा 70% हो गई 80% वाटर है और बाकी चीजें इसमें डिसॉल्व होती है। अच्छा, कार्टिलेज ना 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप के कार्टिलेज हैं। एक कहलाता है एलाइन कार्टिलेज, एलाइन कार्टिलेज। एक कहलाता है फिब्रो कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज। एक थर्ड टाइप जो कहलाती है इलास्टिक कार्टिलेज। कार्टिलेज 3 तरह के होते हैं। बोन्स कितनी तरह की होती हैं? बोन्स हमने टाइप का हेडिंग लगाई थी, नहीं लगाई ना। लेकिन बोन्स होती है 2 तरह की मेन। सही, एक सॉफ्ट बोन और एक स्पंजी बोन। सॉफ्ट बोन के एक सॉफ्ट बोन और एक हार्ड बोन। सही, कॉम्पैक्ट बोन। कॉम्पैक्ट बोन कहां होती है? डायफाइसिस वाले हिस्से में। और सॉफ्ट बोन कहां होती है? एपिफाइसिस मेटाफाइसिस वाले हिस्से। सही, तो बोन मतलब वही 2 तरह की। अब कार्टिलेज ना 3 तरह के, एक एलाइन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। एलाइन कार्टिलेज जो होता है ये स्मूथ सरफेस वाला होता है, यानी इसकी जो सरफेस वाला ऊपर वाला हिस्सा होता है वो स्मूथ होता है। स्मूथ सरफेस और ये पाया जाता है हमारी नोज में। सही, नोज जिस कार्टिलेज से मिलके बनी है वो एलाइन कार्टिलेज है। इसके अलावा बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स किसे कहते हैं? पसलियों को। सही, जो पसलियां होती हैं यहाँ पर 12 पेयर में जो रिब्स है, ये रिब्स आकर यूं कनेक्ट होती है स्टर्नम से। तो इनके दरमियान जो ये कनेक्ट होते हैं, दरमियान में कार्टिलेज पाया जाता है, तो यही होता है एलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। सही, रिब्स। इसके अलावा बोन सरफेसेस के ऊपर, बोन की सरफेस के ऊपर ये वाला कार्टिलेज होता है। हर बोन की सरफेस के ऊपर नहीं, ये हमारे पास एक बोन है, ये दूसरी बोन है। यहाँ पर इन 2 बोन्स के दरमियान ना जॉइंट बन रहा है। सही, 2 बोन्स जुड़ी हुई है, जॉइंट है। किस जगह पे? बोन की सरफेस को यहाँ पर कार्टिलेज, यहाँ पर। ये जो कार्टिलेज है ना, जो बोन की सरफेस पे पाया जाता है जॉइंट वाली जगह पे, इसे हम कहते हैं एलाइन कार्टिलेज। और ये बोन सरफेस पे पाया जाता है। सही, तो एलाइन कार्टिलेज कहाँ होता है? जॉइंट जितने भी है वहाँ पर बोन की सरफेस पर होगा, नोज में है और रिब्स और स्टर्नम के दरमियान है। सही, 3 जगह याद। अच्छा, क्योंकि ये बहुत सारी जॉइंट्स में मौजूद है ना, ये हर जॉइंट में यहाँ पर मौजूद है, इसीलिए यही जो ये वाला है एलाइन कार्टिलेज, ये मोस्ट अबंडेंट है। यानी सबसे ज्यादा बॉडी में यही वाला कार्टिलेज पाया जाता है। बाकी 2 कार्टिलेज कम होते हैं, ये 2 कार्टिलेज। तो ये सबसे ज्यादा बॉडी में एलाइन कार्टिलेज पाया जाता है। अच्छा, दूसरा जो कार्टिलेज है वो क्या आता है? फिब्रो कार्टिलेज। फिब्रो कार्टिलेज जो होता है ये हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट है, हार्डेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। ये बहुत ज्यादा मजबूत है और बहुत ज्यादा हार्ड होता है। तो ये ऐसी जगहों पे पाया जाता है जहाँ पर वजन उठाने से फर्क पड़ सकता है। अगर मैं हाथ से कोई चीज उठा रहा हूँ तो शोल्डर निकलने का खतरा होता है। तो इसलिए शोल्डर के जॉइंट में ये वाला कार्टिलेज होता है। शोल्डर के जॉइंट को हम कहते हैं पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल में ही पाया जाता है, यानी शोल्डर में। यहाँ पर जो कार्टिलेज होगा वो फिब्रो कार्टिलेज होगा। अगर वजन को उठा के स्टेयर्स पे चढ़ना है, सीढ़ियाँ चढ़नी है, तो जॉइंट ये जो नी जॉइंट है ये डैमेज होने का खतरा होता है। तो नी जॉइंट में पाया जाता है, नी जॉइंट में, घुटनों में, नी जॉइंट में ये वाला कार्टिलेज होता है, फिब्रो कार्टिलेज। सही, इसके अलावा अगर कोई इंसान वजन सर पे उठा रहा है आपने, सही, सर पे वजन उठाएगा तो उसकी रीढ़ की हड्डी पे, यानी रीढ़ की हड्डी है उस पे सारा फोर्स पड़ती है। तो रीढ़ की हड्डी जो छोटी-छोटी हड्डियां होती है ना, उन्हें हम
वर्टिब्री कहते हैं, वर्टिब्री से उन वर्टिब्री के दरमियान में कार्टिलेज पाया जाता है, तो यही होता है इसको कार्टिलेज। सही है, तो ये तीसरी जगह बिटवीन वर्टिब्री, वर्टिब्री के दरमियान पाया जाता है। सही, वर्टिब्री के दरमियान में ये वाला कार्टिलेज होता है जिसे हम कहते हैं पिटो कार्टिलेज, सारी वर्टिब्री के दरमियान में होता है। ये हार्डेस्ट है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, पेक्टोरल गर्दन यानी शोल्डर में पाया जाता है, नी जोइंट में पाया जाता है और बिटवीन वर्टिब्री। सही, बिटवीन वर्टिब्री हमारे बैकबोन के दरमियान, बैकबोन की हड्डियों के दरमियान। इसके बाद लास्ट से जो मिलाता है इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज होता है ये मोस्ट फ्लेक्सिबल, इट इज मोस्ट फ्लेक्सिबल, बहुत ज्यादा लचकदार होता है, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है और ये यूजुअली ना जॉइंट्स में नहीं पाया जाता। ये मोस्ट फ्लेक्सिबल है, नॉट फाउंड इन, नॉट इन जॉइंट्स, जॉइंट्स में नहीं होता ये वाला कार्टिलेज। ये बनाता है बॉडी के स्ट्रक्चर्स, हमारे बॉडी के बहुत सारे फीचर्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं। ये बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। कौन-कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉडी के? सही, बॉडी के बहुत सारे स्ट्रक्चर बनाता है। सबसे पहले हमारी ट्रेकिया, ट्रेकिया पढ़ा है ना आप लोगों ने, सेंट्रल जो हमारे पास मिड पाइप होती है उसके ऊपर सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स होते हैं, तो वो ट्रेकिया ये जो सी शेप के कार्टिलेजिनस रिंग्स है वो इलास्टिक कार्टिलेज रिंग्स है। सही, इसके अलावा हमारा एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस किसे कहते हैं? एपिग्लॉटिस नेक में होता है। एपिग्लॉटिस जो ग्लॉटिस होता है ट्रेकिया के ऊपर वाले हिस्से पे, लैरिंक्स से जहां से आवाज निकलती है उस लैरिंक्स के ऊपर एक गोल सी ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। उस ग्लॉटिस के ऊपर एक लिड होता है, सही, जो ओपन होता है, क्लोज होता है, जब हम सांस लेते ओपन हो जाता है, खाना खाते हैं क्लोज होता है, ताकि कभी भी फूड हमारे ट्रेकिया में ना आए। तो वो जो ऊपर लिड होती है उसे हम कहते हैं एपिग्लॉटिस। वो एपिग्लॉटिस भी इलास्टिक कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। इसके अलावा हमारा लैरिंक्स यानी साउंड बॉक्स, वॉइस बॉक्स जहां से आवाज प्रोड्यूस होती है, वो भी हमारा कार्टिलेज से बना हुआ इलास्टिक कार्टिलेज है। सही, और भी हमारे पास पिन्ना, पिन्ना किसे कहते हैं? एक्सटर्नल एयर, ये एयर का जो बाहर वाला पोर्शन है ना, सही, पूरा बाहर वाला पोर्शन ये कहलाता है पिन्ना। ये किससे मिलकर बना हुआ है? इलास्टिक कार्टिलेज से। ये फ्लेक्सिबल होता है, सही, ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है। इसके अलावा ऑडिटरी ट्यूब्स, कान के अंदर जो आवाज लेके जाती है ट्यूब्स अंदर तक जो जाती है वो ऑडिटरी ट्यूब्स कहलाती है। वो ऑडिटरी ट्यूब भी इसी इलास्टिक कार्टिलेज से मिलती है। सही, तो इनकी लोकेशन याद रखना कि कौन-कौन सी कार्टिलेज कहां-कहां है। कार्टिलेज कितने टाइप का है? 3 टाइप का है, एलाइन कार्टिलेज, फिब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। सही, एलाइन कार्टिलेज स्मूथ सरफेस वाले होते हैं, कहां-कहां प्रेजेंट होते हैं ये? सही, मोल्स में, रिब्स और स्टर्नम के दरमियान में और बोन की सरफेस के ऊपर यहां पर। इसीलिए मोस्ट अबंडेंट भी है क्योंकि बहुत सारे जॉइंट है, हर जॉइंट पे बोन की सरफेस के ऊपर ये प्रेजेंट होगा। जब ये लेग पीस वगैरह कभी चिकन वगैरह तोड़ोगे ना, जॉइंट वाला ऐसा तोड़ना तो ये बोन के ऊपर यहां पर कार्टिलेज होता है, तो यही होता है। कौन सा वाला? एलाइन कार्टिलेज। सही, इसके अलावा फिब्रो कार्टिलेज ये हार्डेस्ट होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। ये पेक्टोरल गर्दन शोल्डर में पाया जाता है, नी जॉइंट में पाया जाता है और बिटवीन वर्टिब्री बैकबोन के अंदर। सही, अच्छा, बिटवीन वर्टिब्री यानी यहां पर इसका बिटवीन वर्टिब्री ना, एक वर्टिब्री ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, ये सारे वर्टिब्री हैं और ये इनके दरमियान में ना, इनके दरमियान में यहां पर एक कार्टिलेज पाया जाता है। सही, बिटवीन वर्टिब्री इस तरह का एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क, IVD। ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना, ये फिब्रो कार्टिलेज से मिलकर बनी है। सही, इंटरवर्टिब्रल डिस्क इससे मिलकर बनी है, फिब्रो कार्टिलेज यानी बिटवीन वर्टिब्री पाया इतने पर आइडिया वर्टिब्री। फिर इसके बाद इलास्टिक कार्टिलेज जो मोस्ट फ्लेक्सिबल एंड मोस्ट फ्लेक्सिबल होता है, जॉइंट्स में नहीं होता है, बॉडी के स्ट्रक्चर बनाते हैं। ट्रेकिया है, एपिग्लॉटिस है, लैरिंक्स है, पिन्ना है और ये सब कौन बनाते हैं हमारे पास? इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये सारी चीजें इसके बाद याद रखो। अच्छा, ये करने के बाद ना एक पेज ये लिखो पहले, ये लिखने के बाद ना एक पेज छोड़ना, एक पेज के बाद ये यूनिट स्केलेटन वाला पार्ट, तो ये एक पेज की छोड़ो, एक पेज छोड़ो। एक पेज में ना आपको काम करके आना, आपको ना बोन और कार्टिलेज में डिफरेंस लेकर आएगा। बोन कार्टिलेज में डिफरेंस मतलब बता के लेके आना, मैं बता रहा हूँ क्या क्या बनाओगे। देखो, सबसे पहले जो सेल्स का डिफरेंस है उसमें 3 तरह के सेल्स हैं, कौन-कौन से? बोन में 3 तरह के सेल्स, ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट, मोनोसाइट। यहाँ पे एक तरह के सेल्स हैं, कौन से सेल्स हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स। वहाँ पर कवरिंग 2 है, कवरिंग का नाम क्या है?
पेरियोस्टियम और एंडोस्टियम। यहाँ पर हमने ये की है, इसका नाम क्या है, पेरिपोर्टियम। सही, वहाँ वाटर कितना है 10 से 20, यहाँ कितना है 80%। सही, वहाँ पर कोलेजन प्रोटीन है कौन सा, यहाँ पर कौन सा प्रोटीन है, टाइप 2 है। सही, टाइप 2 यहाँ पर है, वहाँ पर टाइप 1 है कोलेजन। सही, यहाँ तो यहाँ पर नॉन कोलेजन प्रोटीन भी है। सही, नॉन कोलेजन प्रोटीन इसमें प्रेजेंट है, उसमें एसिड है, इसमें प्रोटीओग्लाइकन प्रेजेंट है, उसमें प्रोटीओग्लाइकन एसिड है, उसमें कैल्शियम और फोस्फेट प्रेजेंट है, इसमें कैल्शियम फोस्फेट एसिड है। सही, तो ये सारे जो पॉइंट लिख लोगे, उसका फंक्शन सपोर्ट और वो सारी चीजें प्रोवाइड करना है, इसका काम है ये। सही, फ्रिक्शन को रिड्यूस करना। सही, वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर ही बनाता है और स्ट्रक्चर ही बनाता है, और ये हमारी बॉडी में जॉइंट्स वगैरह में पाया जाता है, और ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो इस तरह करके ना डिफरेंस के पॉइंट बना रहे हैं, एक पेज छोड़ दो, एक पेज से ये सारा काम आप लोग खुद करने में लगेगा। सही, बोन पार्टिंग ये है नहीं, लेकिन जब डिफरेंस करोगे तो कुछ चीजें और मिक्स होगी। इसके बाद हम करेंगे डिफरेंस क्या, जल्दी से बैठो डिफरेंस क्या है। जो नोज को कनेक्ट करती है, वो इससे कोई मालूम नहीं, वो इसके वो कुछ किसी और के विषय में उसमें पढ़ेंगे हम लोग, जब स्पाइनल डिसऑर्डर पढ़ेंगे उसमें ब्रोंकाइटिस मीडिया पढ़ लिया आपको, तो फर्स्ट टाइम पढ़ना। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, जल्दी इसमें टाइम लगेगा, इसके बाद अलग लंबी इसमें टाइम लगेगा, उसका क्या इंसान के स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं, 206 होती हैं, और इनफैक्ट में पैदाइश बच्चे में 300 ये दोनों फ्यूज हो जाती है, आपस में फ्यूज होते होते कम होके 206 पे आते हैं, 206 रहती है, 206 से कम नहीं। पैदाइशी बच्चे में जो टेल वो होती है ना हमारी बैकबोन में, रीढ़ की हड्डी में, एंड पे यहाँ पर एंड वाली जगह पे 5 बोन अलग होती हैं, 4 बोन अलग होती हैं। जैसे वो बड़ा होता रहता है कि ऊपर वाली 5 बोन मिक्स हो जाती है, ये 4 बोन भी मिक्स हो जाती है। पहले हम ये 9 काउंट कर रहे थे, अब हम इनके 2 काउंट करेंगे, 1 है तो फ्यूज होके वो कम होती है, पहले 9 फिर 2, जैसा करते करते वो भी हड्डियां कम होती रहती, करते करते 300 से कम होते होते हम 206 तक आते हैं। तो अडल्ट में 206 हो गया, ये पूरा कॉपी कर दिया। देखो इमेज का था एक मार्क में पढ़ेंगे, आगे तक टाइम ना बस। अच्छा इमेज स्कैटर में अपना आराम से सुनो, ये ना टॉपिक अच्छे से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये अभी कॉल भी करना है। देखो इमेज स्कैटर के अंदर जो इन्फेंट होता है, सही पैदाइश बच्चे का स्कैटर देखेंगे तो इन्फेंट का तो उसके अंदर 300 बोन्स होगी, और अडल्ट में कितनी बोन्स होती हैं 206। एक अडल्ट में 206 हड्डियां पाई जाती हैं, और ये 206 हड्डियों को यानी इमेज स्केलेटन को हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक ये रहता है हमारा एक्सियल स्केलेटन,
एक्सियल स्केलेटन ए, एक्सियल स्केलेटन, और एक कहलाता है एपेंडिकुलर स्केलेटन। पहले हम एक्सियल स्केलेटन करेंगे। एक्सियल स्केलेटन के अंदर ना टोटल 80 बोन्स पाए जाते हैं, 80 हड्डियां हमारे इसमें पाई जाती हैं। एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन कहा जाता है बॉडी के सेंट्रल स्केलेटन। सही, सेंटर में जो जो चीजें हैं ना वो सब इसमें आती हैं, एक्सियल स्केलेटन आती है। सेंटर में क्या क्या चीजें? सबसे पहले हमारा स्कल, सही, एक। दूसरा हमारे नेक में एक बोन होती है हायोइड बोन, वो भी हमारे सेंटर में ही आती है। एक हमारा रिब केज, पसलियां वगैरह स्टर्नम वगैरह, रिब केज तीसरा। चौथा हमारी बैक, सही, बैकबोन यानी वर्टिकल कॉलम। तो ये चार चीजें ना इसमें आती हैं एक्सियल स्केलेटन। तो एक्सियल स्केलेटन को हम 4 हेडिंग्स में करेंगे और 4 हेडिंग के मिला के हड्डियां 80 हुई हैं। बाकी जो 126 से 126 हड्डियां, ये 206 में से 80 मिला दो 126, तो 126 हड्डियां वो हमारे इसमें पाई जाती हैं, हाथ और पांव वगैरह में, जिन्हें हम कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। सही, तो वो बाद में करेंगे। अब एक्सियल स्केलेटन करें। एक्सियल स्केलेटन के अंदर जो 4 हड्डियां हैं हम इस तरह करेंगे। सबसे पहले स्कल, स्कल के अंदर पाई जाती है 28 बोन्स। स्कल कंसिस्ट ऑफ 28 बोन्स, और ये स्कल की जो 28 बोन्स हैं इनको भी 3 हेडिंग्स में डिवाइड किया गया आगे से। सही, एक कहलाती है क्रेनियल बोन्स, क्रेनियल बोन्स जो हमारा क्रेनियम बनाती है। सही है, स्कल का ये ऊपर वाली जो हड्डी होती है ना जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, ये वाली इसे कहा जाता है क्रेनियम। इसे क्या कहते हैं? क्रेनियम। तो इसके अंदर जो हड्डियां होंगी ना वो सारी कहलाएंगी क्रेनियल बोन्स। क्या कहलाएंगी? क्रेनियल बोन। ये होती है हेड। सही, इसके अलावा हमारे कान में कुछ हड्डियां पाई जाती हैं, वो कहलाती हैं ऑडिटरी ओसिकल्स। ऑडिटरी या ऑडिटरी एयर ओसिकल्स, ऑडिटरी ओसिकल्स भी कहते हैं उन्हें, एयर ओसिकल्स भी, एयर ओसिकल्स। सही, एयर ओसिकल्स। एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, तो 2 कान में 6। सही, 6 हड्डियां होती हैं। इसके अलावा हमारे फेस पर आने वाली जो हड्डियां होती हैं उन्हें हम कहते हैं फेशियल बोन्स। फेशियल बोन्स, तो फेशियल बोन्स होती हैं वो होती है टोटल 14। सही है, तो 14 6 20 28। सही, 28 बोन्स मिलके क्या बनाती है? हमारा स्कल। सही, अभी जो क्रेनियम बोन्स हैं वो क्रेनियम बनाती हैं। सही, ये हमारे पास हिस्सा होती है। एक बोन है जो कहलाती है स्फीनोइड, स्फीनोइड, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, इग्मोइड, पैराइटल एंड टेम्पोरल। सही, अब एक टोटल कितनी हो गई? 6। सही, लेकिन 6 ये 8 होती है। शुरू की जो 4 है ये वाली, यानी स्फीनोइड, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल एंड इग्मोइड, ये ऊपर होती है। ये सारी ना एक एक होती है। ये क्या होती है? 1 यानी ये होती है अनपेयर्ड। यूपी मतलब अनपेयर्ड। सही, अनपेयर्ड मतलब सिंगुलर होती है। और ये जो दो है पैराइटल और टेम्पोरल, ये 2 होती है। पैराइटल यहाँ, टेम्पोरल यहाँ, 2 होती है। राइट और लेफ्ट, तो ये होती है 2 पेयर। इनकी लोकेशन नहीं पूछते, बस ये पूछते हैं कि पेयर कौन सी है, अनपेयर्ड कौन सी है, क्रेनियम में पाई कौन सी जाती है, इस तरह। तो क्रेनियल बोन्स कितनी है? 8 है, यानी 1 स्फीनोइड, 1 ऑक्सीपिटल, 1 फ्रंटल, 1 इग्मोइड। 4 हो गई, 2 पैराइटल, 2 टेम्पोरल। तो नीचे वाली 2 पेयर है, यानी 2 है, और ऊपर वाली क्या है? सिंगुलर। सही, इन सब के नाम सारे। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास है ये एयर ओसिकल, जो कान में हड्डियां पाई जाती हैं। कान में जो हड्डियां पाई जाती है वो होती है 3। एक कहलाती है मेलियस, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स। मेलियस, इंकस, स्टेप्स, ये 3 हड्डियां पाई जाती हैं। सही, और ये तीनों हड्डियां पेयर्ड हैं, क्योंकि एक कान में होगी उसी तरह सेम दूसरे कान में होगी। तो तीनों हड्डियां जो है ये पेयर्ड, यानी 2 मेलियस है हमारे पास, 2 इंकस है और 2 स्टेप्स। सही, स्टेप जो होती है ये हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन भी है। सही, ये पॉइंट्स हम एंड में लिखेंगे जब स्केलेटन पूरा करेंगे ना, स्मॉलेस्ट कौन सी है, लार्जेस्ट कौन सी है, इस बोन को ये भी कहा जाता है, वो सब हम एंड में लिखेंगे। बस ये याद रखना, एयर ओसिकल टोटल 6 है, एक कान में 3 हड्डियां, 2 कान में 6। सही है, ये सारे नाम है मेलियस, इंकस, स्टेप। अब इसका फेशियल बोन जो फेस बनाती है, फेशियल बोन जो होती है वो इस तरह है। सही, 6 बोन है यहाँ पर जो होती है पेयर्ड। सही, जिन्हें कहते हैं पैलेटिन, मैक्सिला,
लैक्रिमल नेजल zygomatic and inferior concha। ये 6 बोन्स जो हैं पैलेटिन मैक्सिला लैक्रिमल नेजल zygomatic inferior concha, ये जो 6 बोन्स हैं ये सारी जो है ये होती है पेयर यानी दो होती है। और इसी में 2 बोन्स होती हैं जो सिंगुलर होती हैं, वो कहलाती है मैंडिबल एंड मोमर। मैंडिबल मोमर ये दोनों जो है ये दोनों में अनपेयर। ये मैंडिबल एंड मोमर पैलेटिन मैक्सिला लैक्रिमल नेजल zygomatic inferior concha, ये 6 क्या है पेयर है यानी 12, 2 पैलेटिन 2 मैक्सिला 2 लैक्रिमल 2 नेजल 2 zygomatic 2 inferior concha, फिर 1 मैंडिबल एंड 1 मोमर। सही, मैंडिबल जो है ना ये हमारे स्कल की लार्जेस्ट बोन होती है। सही, ये लोअर जॉ को कहते हैं, तो नीचे वाला जबड़ा है ना पूरा लोअर जॉ, इसे मैंडिबल कहा जाता है। स्कल की सबसे बड़ी बोन यही है और स्कल में ओनली मूवेबल बोन भी यही है। स्कल में कोई भी बोन मूव नहीं करती, सारी बोन ना फिक्स है, सिर्फ इसके ना सिर्फ ये वाला हिस्सा ना ये वाला हिस्सा नीचे ही राइट साइड मूव करता है, बाकी पूरा स्कल फिक्स है सारा। तो ये लार्जेस्ट बोन भी है, ओनली मूवेबल बोन भी है स्कल में। सही, तो ये हमारा ये सारा पोर्शन मिला के ये हमारा है स्कल। स्कल में टोटल 8 बोन्स ही, 6 बोन जो है क्रेनियम, 8 बोन जो है क्रेनियम बनाती है, 6 बोन ये 14 और 14 बोन ये 14 14 28 बोन मिलकर क्या बनाते हैं हमारा स्कल। सही, स्कल के बाद ये दूसरा पार्ट है जिसमें लिखे हायोइड बोन। हायोइड बोन जो है सिंगुलर बोन है, वन बोन और ये पाई जाती है हमारे, इसे हम टंग बोन भी कहते हैं। टंग बोन जबान के नीचे पाई जाती है। सही, जबान के नीचे इधर नेक में पाई जाती है। ये जो टंग बोन है इसके बारे में 2 चीजें याद रखना, एक तो ये यू शेप होती है, यू शेप है। सही, थोड़ी सी यू शेप, बीच में यू शेप की होती है। दूसरा ये जो हमारे पास है इट इज नॉन आर्टिकुलेटेड। नॉन आर्टिकुलेटेड का मतलब होता है ये किसी दूसरी हड्डी के साथ कनेक्टेड नहीं, वरना सारी जितनी भी हड्डियां हैं ना हमारी पूरी बॉडी में, वो कोई ना कोई हड्डी किसी दूसरी बोन के साथ अटैच हो। बोन अकेली नहीं हो, ये अकेली बोन है हमारी बॉडी जो अकेली है। इसके आसपास मसल है लेकिन इसके आसपास बोन नहीं, इसके आसपास बोन नहीं। सही, तो ये नॉन आर्टिकुलेटेड है, इसकी कोई आर्टिकुलेशन नहीं है, यानी इसका कोई जॉइंट नहीं है किसी के साथ। सही, तो ये बात इसके बारे में याद रखना हायोइड बोन के बारे में, जैसे टंग बोन कहते हैं। ये 1 ये और 29 हो गए, अब बाकी कोई नहीं होगा। सर मेरी टंग में तो कोई बोन नहीं है। इसमें नहीं है, टंग में बोन नहीं है, टंग के नीचे है, यहाँ पर नेक है, टंग के नीचे होते हैं, इसलिए हम इसे टंग बोन कहते हैं। टंग में पाए जाने वाली बोन नहीं, टंग के नीचे पाए जाने वाली। समझे कहां से बोल रहे हैं? अच्छा, इसके बाद है नीचे रिब केज। अच्छा, रिब केज के अंदर टोटल 25 बोन्स पाए जाती हैं। रिब केज के अंदर जो रिब केज है जिसमें हार्ट और लंग्स वगैरह प्रोटेक्ट हैं, इसमें टोटल 25 बोन्स हैं। इनको हमें 2 से मिटाएंगे। एक बोन होती है जो कहलाती है स्टर्नम से सिंगुलर चेस्ट बोन होती है, फ्रंट पे पाई जाती है, यहां से फ्लैट होता है हमारे अंदर। एक है स्टर्नम जो है 1 और बाकी यहां पर होती है रिब्स। सही, रिब्स के 12 पेयर होते हैं। 12 पेयर का मतलब ये कितनी है 24 है। 24 रिब्स पाए जाते हैं। सही, 24 रिब्स होती है, 12 पेयर होते हैं। अच्छा, इन 12 पेयर ऑफ रिब्स को हमें 3 सेक्शन में डिवाइड होती है। सही, यहां पर ये देखो, ये हमारे सेंटर में बोन है, ये स्टर्नम के साथ रिब्स कनेक्टेड है। ये फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7 ये 7 पेयर जो है यहाँ देखो 1 से लेकर 7 पेयर तक, ये 7 पेयर स्टर्नम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। सही, डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली जॉइंट है। तो ये है, ये स्टार्टिंग में जो 7 पेयर है ये कहलाते हैं 2 रिब्स। पेयर नंबर 1 to 7, 1 से 7 तक क्या कहलाते हैं 2 रिब्स कहलाते हैं। और ये क्यों 2 रिब्स कहलाते हैं क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड है टू स्टर्नम। सही, डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टर्नम से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए ये 2 रिब्स कहा जाता है। इसके बाद नीचे ये जो पेयर है ना, 1 पेयर 2 और 3, ये जो 3 पेयर होते हैं पेयर नंबर
8, 9 और 10 ये कहलाते हैं फॉल्स रिब्स। फॉल्स रिब्स 8, 9 एंड 10 ये फॉल्स रिब्स इसलिए कहलाते हैं, ये डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड नहीं होते, ये कनेक्ट होते हैं एक कार्टिलेज से, और वो कार्टिलेज इन्हें जाकर स्टर्नम से जोड़ देते हैं इस तरह से। यानी हाँ ये जो यहाँ पर कार्टिलेज है ना, इसे हम कहते हैं कोस्टल कार्टिलेज, और ये हेलाइन टाइप वाला कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज है यहाँ पर ये ना, जिसे हम इसका नाम है कोस्टल कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज, और ये वही वाला टाइप का है, हेलाइन टाइप का कार्टिलेज। सही है यहाँ पर। और ये रिब्स क्या कहलाती है? फॉल्स रिब्स। सही है। और टू रिब्स ये डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड तो है स्टर्नम से लेकिन डायरेक्टली नहीं है, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड। इनडायरेक्टली मींस बीच में कोई कैरियर है जिसको कनेक्ट करवा रहा है, इसका नाम है कोस्टल कार्टिलेज। फिर लास्ट के दो पेयर होते हैं जो किसी भी जगह कनेक्ट नहीं है आगे की तरफ, इन्हें हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग और इन्हें फ्री रिब्स भी कहते हैं। फ्री रिब्स ये पेयर में 11 एंड 12। अब फ्लोटिंग का मतलब ये नहीं कि हवा में ऐसे उड़ रहे हैं, ये जितनी भी रिब्स है ना 12 पेयर 12 की 12, ये पीछे से जाके हमारी बैकबोन से कनेक्टेड होती है सारी। सही है, सारी पीछे कनेक्ट होती है। हम लोग आगे की बात करें, आगे से ये सारी डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड है, और ये कहीं कनेक्टेड नहीं है। पीछे ये सब कनेक्टेड है, पीछे बैकबोन से कनेक्टेड है। अब बताओ मामला है नेक्स्ट स्टडी। सही है, तो ये हमारे पास रिब केज है। रिब केज के अंदर क्या मौजूद है? 1 स्टर्नम और 24 रिब्स, जिनको हमने 3 सेक्शन में डिवाइड किया। शुरू के 7 पेयर ट्रू रिब्स, उसके नीचे के 3 पेयर फॉल्स रिब्स, उसके नीचे के 2 पेयर लास्ट फ्लोटिंग रिब्स जो कनेक्टेड नहीं होते। सही है, नॉट कनेक्टेड। इसके बाद लास्ट स्टडी है जो क्या आती है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम यानी काइंड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो बोन्स है ना टोटल ये होते हैं 26 बोन्स, और वर्टिब्रल कॉलम की जो बोन्स है ना उन्हें कहा जाता है वर्टिब्री। से वर्टिब्री कहा जाता है। वर्टिब्रल कॉलम का 26 बोन्स है, वो वर्टिब्री है। अब इन वर्टिब्री को भी ना हमने अलग-अलग हिस्सों में डिवाइड किए हैं। एक हमारे नेक के बैक साइड में जो होती है ना उन्हें कहा जाता है सर्वाइकल वर्टिब्री। सर्वाइकल वर्टिब्री, सही है, वर्टिब्री साथ में लगा। सर्वाइकल वर्टिब्री होती है, ये होती है C1 से लेके C7 तक। यानी पहली जो सर्वाइकल वर्टिब्री है उसे हम C1 कहते हैं, दूसरी वाली को C2, तीसरी वाली को C3, करते करते 7 तक जाती है, 7 तक जाती है। तो ये टोटल कितनी हो गई? 7। सही है। उसके बाद आती है हमारे चेस्ट कैविटी। ये वाली कैविटी, चेस्ट कैविटी के बैक साइड में जो होती है छोटी हड्डियां, उन्हें हम कहते हैं थोरैसिक वर्टिब्री। थोरैसिक वर्टिब्री, थोरैसिक वर्टिब्री होती है T1 से लेकर T12 तक, यानी ये कितनी है टोटल? 12 है। ये वही 12 है जिनके साथ ये पीछे कनेक्ट है। सही, ये 12 रिब्स है ना, ये 12 पीछे जाके इनके साथ कनेक्ट होगी। पहली वाली रिब्स जाके T1 से कनेक्ट होगी, दूसरी T2 से, और ये लास्ट वाली T12 से। सही, तो 12 है थोरैसिक से कनेक्ट होगी। इसके बाद जो हमें रिब्स आती है नंबर वर्टिब्री होती है। नंबर वर्टिब्री होती है L1 से लेकर L5 तक। ये होती है टोटल कितनी? 5। ये होती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी के बैक साइड। एब्डोमिनल कैविटी जहां स्टमक और ये सब है, इसके बैक साइड है एब्डोमिनल कैविटी के बैक साइड। फिर इसके बाद आता है हमारा लोअर बैक रीजन। लोअर बैक रीजन में होती है सैक्रल वर्टिब्री और होती है कॉक्सिजियल वर्टिब्री। सैक्रल वर्टिब्री एंड कॉक्सिजियल वर्टिब्री। सैक्रल वर्टिब्री S1 से लेकर S5 तक होती है, और कॉक्सिजियल वर्टिब्री C1 से लेकर C4 तक होती है। यानी ये 4 होती है और ये 5 होती है। ये 5, ये होती है 4। अब अगर हम इस तरह काउंट करें टोटल, सही, टोटल काउंट करेंगे ये आएगा 33। सही, 33। इस तरह अगर काउंट करें 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल वर्टिब्री और 4 कॉक्सिजियल वर्टिब्री। इस तरह अगर काउंट करें कितना आएगा? 33 आएगा। लेकिन कितनी होती है? 26। ये जो है ना ये इन्फेंट की है। सही, पैदाइशी बच्चे में इस तरह होता है, लेकिन जब वो बड़ा होता रहता है तो उसके अंदर ये जो लास्ट की 5 थी फ्यूज होके 1 बन जाती है, और ये 4 फ्यूज होके 1 बन जाती है। ये 5 और 4 ये फ्यूज, ऊपर वाली 5 फ्यूज हो गई, नीचे वाली 4 फ्यूज हो गई,
और वन बोन जो बनती है ना न्यू बोन, ये वाली ऊपर वाली जो सैक्रल वर्टिब्रे से बनी, इस बोन को हम कहते हैं सैक्रम और इस बोन को कहते हैं कॉक्सिक्स। जिसे टेल बोन कहा जाता है, कॉक्सिक्स ये टेल बोन सबसे नीचे होती है। अब अगर इसका काम करेंगे यहाँ से मिला के होंगे तो आ जाएगा 26 और 26 वर्टिब्रे आ जाती है अडल्ट। तो अडल्ट में नंबर ऑफ वर्टिब्रे कितने हैं? 26 हैं। इनफैक्ट में नंबर ऑफ वर्टिब्रे कितनी है? 23। सही कंफ्यूजन अलग-अलग पूछ रहा। अब देखो 26 हमारे वर्टिकल कॉलम में है, 25 और ये 26 हमारे इंडोर में, 26 और 26 52, 52 और 8 60 और 28। सही तो टोटल 18 में हमारा नीचे क्या बनानी है? एक्सियल स्केलेटन बनाना है। सही, ये पूरा एक्सियल स्केलेटन, सेंट्रल स्केलेटन। सही, सेंट्रल स्केलेटन को हमने 4 हड्डी में डिवाइड किया था। स्कल की 28 बोन्स, इनको मशीन हमने 3 हड्डी में डिवाइड किया था। क्रेनियल बोन्स 8, ईयर ओसिकल 6 और फेशियल बोन्स 14। सही, अच्छा इनके नाम था इसका देखो, ये जो स्कार्डी के नाम है ये सारा नाम। सही, इसके लिए ना शॉर्ट में इसका याद करो। ये जो क्रेनियल बोन्स है ये वाली इनका फर्स्ट लेटर ना इसका याद करो, S O F T सोफी P T। सही, इसका याद हो जाएगा। स्फिनोइड, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, इथमोइड और पैराइटल टेम्पोरल। ये जो शुरू की 4 हैं ये अनपेयर्ड है और एंड की जो 2 है वो पेयर्ड है, पैराइटल टेम्पोरल। सही है। फिर ये जो 3 है ये तो आसान है हमारे लिए, रेडियस, इंकस एंड स्टेप्स। फिर इसके बाद नीचे जो फेशियल बोन्स है ये ज्यादा है, ये इस तरह से PMLN वो है ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग, तो ये आसान से उसका याद हो जाएगा, ये भूले को नहीं। फिर इसके बाद हमारे पास ZI यानी ये जाइगोमैटिक और इंफ्यूजन होगा और साथ में मैंडिबल एंड होगा, अब याद करना है। सही, बस ये 3 याद कर लोगे तो ये सारी चीजें आसान से याद हो जाएंगी। सही है। स्फिनोइड, ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, इथमोइड, पैराइटल टेम्पोरल, रेडियस, इंकस, स्टेप, पैराडियम, मैक्सिलर, लेक्रिमा, बेसल, जाइगोमैटिक, इंफ्यूजन होगा, मैंडिबल एंड होगा। सही, इसका याद करो। तो ये याद करोगे तो काफी ज्यादा आसान रहेगा। तो ये सारे बोन्स 28 वन हाइयर बोन याद रखना, ये अकेले बोन है, किसी दूसरी बोन के साथ कनेक्टेड नहीं है, यू शेप की है, नेक में पाई जाती है, टंग के नीचे होती है, इसलिए इसे टंग बोन कहते हैं। रिब केज के अंदर 25 बोन्स होते हैं, 3 हेडिंग में डिवाइड किया है, 2 रिब्स, फॉल्स रिब्स और फ्लोटिंग रिब्स। कितनी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं हमारी बॉडी में? कितनी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं हमारी बॉडी में? 4 होती है। कितनी होती है? 4। 2 पेयर है ना, तो रिब्स कितनी है टोटल? 4 है। टोटल रिब्स कितनी है हमारी बॉडी में? 24। सही, टोटल पेयर ऑफ रिब्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में? 12। टोटल कितने पेयर ऑफ रिब्स हैं जो फॉल्स रिब्स कहलाती हैं? कितने पेयर ऑफ रिब्स हैं जो फॉल्स कहलाते हैं? पेयर ऑफ रिब्स 3 पेयर जो होते हैं वो फॉल्स रिब्स कहलाते हैं। सही, ये पेयर ऑफ जो फॉल्स रिब्स हैं ये इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, इनके दरमियान में ये स्टर्नम और जो फॉल्स रिब्स हैं इनके दरमियान में कार्टिलेज होता है, उसे क्या कहते हैं? कोस्टल कार्टिलेज। वो कौन सी टाइप का कार्टिलेज है? सही है, ये सारे याद रखो। फिर वर्टिकल कॉलम के अंदर 26 बोन्स हैं, उनकी ये वाली सीक्वेंस है इन्फेंट के लिए और यू और ये सीक्वेंस जो है वो अडल्ट। चलो जल्दी से सर मैंने स्केलेटन के अंदर हम सिर्फ बोन्स को पढ़ते हैं ना, कार्टिलेजेस को नहीं पढ़ते। कार्टिलेज के नाम नहीं पढ़ते, बस कार्टिलेज इतना पढ़ते हैं जितना हमने पढ़ा है। और ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़ते, मतलब इंटर के लेवल पे नहीं पढ़ा, अभी तो पढ़ाएंगे ना। अभी तो ये भी और होती है, यानी ये जो रिब्स है ना, ये वन का नाम अलग होता है, टू का नाम अलग होता है, तो वो आगे पढ़ोगे ना। अब सारा यहाँ पूरी पढ़ा देंगे, रस्सी डाल क्या करोगे, एमबीबीएस में क्या करोगे, दवाइयाँ देना, वो कभी नहीं पढ़ाते, वो पढ़ाएंगे आपको एंड में जाके, इतनी जल्दी नहीं पढ़ाते। ये मेडिसिन कौन कौन सी है, ये साथ में बस एक कोर्स होगा, बाकी पूरा दिन ये पढ़ाएंगे, एनाटॉमी पढ़ाएंगे, फिजियोलॉजी पढ़ाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ाएंगे, गोल्जी बॉडी पढ़ाएंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ाएंगे, सारा फिर सेल वाले टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट करके पढ़ाएंगे। एक बड़ा सा लेक्चर होगा 2-3 घंटे का, जिससे सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ते रहो 3 घंटे। तो है कितना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अभी आप लोगों के पास, हम उसके से 10 लाइन होगा, 12 लाइन होगा, अभी इतना है, आगे जाके इतना ज़्यादा है। तो कार्टिलेज की बात करना, वो सब आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा इंटर तक अभी इतना ही। और ये बोन की वो है ना, बोन के जो नॉन-कोलैजिक प्रोटीन्स हैं, ये पढ़ते हैं, ये लोग वो पढ़ते हैं, ये लोग जो बोन के डॉक्टर होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्थोपेडिक्स वगैरह होते हैं। हाँ, डेंटिस्ट जो होते हैं ना, आधे डेंटिस्ट होते हैं, बोन पढ़ते हैं, वो भी कार्टिलेज का इसका सब पढ़ते हैं। तो बोन बनानी होती है ना, वो जब बोन टीम बनाना होती है, इसे बोन पढ़ते हैं।
ये हो गया हमारा एक्सेल स्केलेटन डन। एक्सेल स्केलेटन के नाम याद करके आना आप लोग, एक्स लिखाओगे तो आप लोग जो सुनाओगे नाम सारे याद हो जाएंगे सबको, है ना। पिछला सारा पढ़ के आना अच्छे से, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज, इंट्रोडक्शन टॉपिक में किया था, और ये सारा ह्यूमन स्केलेटन हाफ हो गया है। ये वाला क्वेश्चन हो रहा है, ठीक 80 बोन्स होती है, 126 बोन अभी रहती है।